अमेज़न जिस भी कंट्री में जाता है ना, उस कंट्री के अंदर वो एक प्राइस वॉर छेड़ देता है। जिसके बदले में होता ये है कि उस कंट्री के अंदर जितनी भी कॉम्पिटिशन होती है वो ऑलमोस्ट किल हो जाती है। अमेज़न की ये स्ट्रेटेजी बहुत कारगर है और बहुत तगड़ी साबित होती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अमेज़न की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ दो ही कंट्रीज़ के अंदर फेल हुई है, एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है ताओबाओ, टीमॉल और अलीबाबा जैसी कंपनियां जिन्होंने अमेज़न की दुकान कभी खुलने ही नहीं दी। वही इंडिया में हमें मिलता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने बहुत एग्रेसिव तरीके से अमेज़न को डिफेंड किया और रोका एक तरीके से इंडिया के मार्केट को टेक ओवर करने से। आज इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लिपकार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या थी और उनके बिजनेस मॉडल क्या थे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर आंतरिक। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई थी। शुरुआत की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। ये दोनों फाउंडर्स पहले अमेज़न के अंदर काम करते थे एज एन कोडर, तो इनको टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन्होंने ये बात नोटिस किया कि इंडिया के बाहर अमेज़न जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसे इंडिया में जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्यों ना हम इंडिया में जाते हैं और एक ऐसा सेम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, जब अमेज़न इंडिया में आएगा तो हम हमारा वाला प्लेटफॉर्म अमेज़न को बेच देंगे और पैसे कमा लेंगे बहुत तगड़े। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, इस बेसिक विजन के साथ वो इंडिया आते हैं और शुरुआत करते हैं फ्लिपकार्ट की। शुरुआत में कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहिए या फिर कौन से मार्केट को टारगेट करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड हुआ करता था, तो इन्होंने देखा कि बुक्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि अमेज़न ने भी बुक्स से ही शुरुआत की। बुक्स के साथ साथ इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। पहला वर्चुअल ऑनलाइन बुक स्टोर इंडिया का बना फ्लिपकार्ट। उसके बाद इन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्होंने इस्तेमाल की वो थी कस्टमर सर्विस। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। कंपनी दो बिजनेस मॉडल को शुरुआत में फॉलो करती थी, एक था B2B बिजनेस मॉडल और दूसरा था B2C बिजनेस मॉडल। B2B में होता यह था कि कंपनी जो है वो बुक्स की प्रोक्योरमेंट करती थी बहुत बड़े स्केल पे, या फिर उन बुक्स की जिनकी ज़्यादा डिमांड है, उन बुक्स की जिनकी डिमांड कस्टमर अलग से दे रहा है कि हमें ये बुक्स भी चाहिए, ऐसे बुक्स के लिए प्रोक्योरमेंट करते थे। उसके बाद में B2C के अंदर उन बुक्स को अपने वेबसाइट के थ्रू बेचते थे और कुरियर के थ्रू कस्टमर के घर पे बेचते थे। यह काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा लोगों को और धीरे धीरे इनकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गई। जब इनकी सेल दिन की 100 हो गई तो इन्होंने देखा कि हमें कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना चाहिए और कस्टमर से और भी ज़्यादा जानना चाहिए। की मेन फोकस यही था कि कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को फुलफिल करना। ये मेन फोकस था इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक अच्छा खाला CRM बिठा ले या एक अच्छी खासी टीम बना ले, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दोनों के नंबर पोर्टल के ऊपर लिस्ट कर दिया और खुद ही कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर फीडबैक दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चला। जिसके बाद इन्होंने कस्टमर की डिमांड्स को एक एक करके फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया और देखते देखते 7 सालों के अंदर कंपनी ने बहुत सारे वेयर हाउस खोल लिए अलग अलग सिटीज़ के अंदर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे और 100+ सिटीज़ के अंदर इन्होंने अपने वेयर हाउस खोले, जहाँ से ये अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एक तरीके से मैनेज करने लगे। जिसके बाद अल्टीमेटली आता है 2010 में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट फ्रॉड्स वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुए थे। तो अब क्या करें, तो इन्होंने पैटर्न अपनाया सेकंड स्ट्रेटेजी का, जो कि थी कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी उस समय कोई भी स्टार्टअप प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की और ये काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी रहा। कैश ऑन डिलीवरी की वजह से वो सारे कस्टमर जो कि ऑनलाइन फ्रॉड से डरते थे, वो सारे अब फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए। वो सारे कस्टमर जो पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते थे, उनके पास कार्ड है, सब कुछ है, बट वो ऑनलाइन पेमेंट करना ही नहीं चाहते थे, उन सब ने एक तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेस करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट की जो ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, इतने तेज़ी से बढ़ने लगी कि इनका 30% से भी ज़्यादा कस्टमर, जो कि टोटल जितना भी कस्टमर था जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता था, उसमें से 30% कस्टमर लॉयल बन गया था, 30% मार्केट शेयर इनका लॉयल बन गया था कैश ऑन डिलीवरी के प्रति। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला था क्योंकि देखते देखते 3 साल के अंदर, 3 साल मतलब कि गुजर गए और 2014 आ गया। 2014 में इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री होती है अमेज़न की और अमेज़न देखता है कि फ्लिपकार्ट जो है वो देखते देखते बहुत बड़ी कंपनी बन गया है, अब इसे एक्वायर नहीं कर सकते, अब इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पैसा फूक के। उन्होंने तय किया कि वो 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के मार्केट को टेक ओवर करने के लिए। लेकिन सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ये भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, इन्हें अब बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुकी थी, इनको स्ट्रेटेजीज बनाना आ चुका था। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज का गेम स्टार्ट कर दिया, इन्होंने एक से एक एक्वाइजन करना स्टार्ट कर दिए।
जितने भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स है जैसे मिंत्रा हो गया, जेबंग हो गया, ये वो स्टार्टअप्स थे ना, ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छी नाम अपना कमा रहे थे। इन्होंने उन सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इनका खुद का एक इकोसिस्टम बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इनको ज़रा सी मदद मिल गई अमेजोन के प्रति स्ट्रॉन्ग खड़ा होने में। और उसी के साथ साथ जो 30% का जो लॉयल कस्टमर बेस इन्होंने बनाया था, वो कस्टमर बेस इनके साथ एंड मोमेंट तक आज तक टिका हुआ है, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे अमेजोन जो है वो जब इंडिया में आया तो उसने अल्टीमेटली प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो। ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि आप अपने कंपटीशन को कंप्लीट खत्म कर दो और पूरे मार्केट के अंदर आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दो। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया, एप्पल ने भी यही किया, अमेजोन ने भी यही किया, जियो ने भी यही किया। इसे मार्केट पेनिट्रेशन करना कहते हैं। लेकिन अमेजोन का जो मार्केट पेनिट्रेशन था ना, वो फ्लिपकार्ट के सामने इतना कुछ टिक नहीं पाया जैसे जियो का एयरटेल के सामने। सिंपली कैसे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने जो है वो अपने आप को अलग करने की कोशिश की 4th नंबर की स्ट्रेटेजी से, 30 डेज गारंटेड रिटर्न। 30 डेज गारंटेड रिटर्न जो है उस समय अमेजोन प्रोवाइड करता ही नहीं था। उस समय फ्लिपकार्ट जो था वो फर्स्ट था जिसने 2015 के अंदर 30 डेज रिटर्न पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी की वजह से उनको अगेन एक बहुत बड़ा स्टैंड मिल गया। अब वो कस्टमर जो कि एक तरीके से अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करते थे, जहाँ पे 10 से 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी हुआ करती थी, अब वो कस्टमर्स फ्लिपकार्ट की तरफ सॉफ्टली कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से अमेजोन को थोड़ी बहुत नुकसान सहना पड़ा। बट अमेजोन भी जो है वो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था, उसके पास ढेर सारा पैसा था, उसने और डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। अब करे तो क्या करे, फ्लिपकार्ट ने फिर अपना दिमाग लगाया और तय किया कि अब वो सारे डिस्काउंटों का बाप डिस्काउंट निकालेंगे। और ऐसे शुरुआत होती है फ्लिपकार्ट की 5th नंबर की स्ट्रेटेजी, जिसे एनुअल सेल्स के रूप में हम देखते हैं, वो है बिग मिलियन डेज। बिग मिलियन डेज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुआ। इतना ज़बरदस्त साबित हुआ कि फ्लिपकार्ट ने पहली बार 12 घंटे के अंदर 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की सेल कर दी। उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिसके वजह से अगेन इनको काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है उतनी अपनी रीच बढ़ती है, जितनी ज़्यादा रीच बढ़ती है उतना ही कस्टमर फुटप्रिंट बढ़ता है। यही फ्लिपकार्ट ने किया, जिसके वजह से अमेजोन को थोड़ा नुकसान और झेलना पड़ा। फिर अमेजोन ने भी इस चीज़ को कॉपी किया और उसने भी एनुअल सेल्स निकलना स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों मिलके एक तरीके से कॉपी करते रहे। अब करे तो करे क्या, तो फ्लिपकार्ट ने देखा कि भैया थोड़ा सा कुछ ऐसा करते हैं कि यूज़र को एक तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि वो जो है वो अमेजोन से परचेस ना करे, बल्कि वो हमें से परचेस करे। एक प्रोडक्ट परचेस करे, दूसरा भी हमें से करे, तीसरा भी हमें से करे, चौथा भी जो है वो अल्टीमेटली हम ही से करे। ऐसे कैसे होगा? तो इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल की 6 नंबर की स्ट्रेटेजी, जो कि थी यूज़ फीड। यूज़ फीड जो होता है ना, ये एक तरीके से AI एल्गोरिदम है फ्लिपकार्ट का। यहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट के ऊपर कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं और एक तरीके से एल्गोरिदम कस्टमर को एक तरीके से प्रेशराइज करता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो। उसे बार बार वही प्रोडक्ट दिखाता है। कई बार क्या करता है, हाइपर पर्सनलाइजेशन करता है, या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लगा देता है 10% का, 5% का, जिसके वजह से कस्टमर और भी ज़्यादा ट्रैप में आता है और वो अल्टीमेटली इनके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो परचेसिंग कर लेता है। यानी कि यहाँ पे जो है वो ले लेता है ये प्रोडक्ट कि भैया अब लेना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने अपने रेवेन्यू को डबल करना स्टार्ट कर दिया। बाद में अमेजोन ने भी इस चीज़ को कॉपी कर लिया। क्या करें, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटेजी जो है वो कॉपी करते रहते हैं, बट दोनों एक दूसरे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी भी कॉपी नहीं कर पाए। अमेजोन जो है वो अपनी बेसिक से एडवर्टाइजिंग करता है, वही फ्लिपकार्ट जो है वो अपनी क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग करता है, वही उनकी बच्चों वाली एड्स। आपने ये बच्चों वाली एड्स जरूर देखी होगी। ये वो जो बच्चों वाली एड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन इन्होंने ग्रैब की थी और ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस ऐड था, लोगों को रुकाए रखना ऐड के ऊपर। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से फ्लिपकार्ट अगेन बहुत बड़ा प्लेयर बन गया और इन्होंने एक तरीके से 41% का भी मार्केट शेयर टैकल कर दिया था। 41% मार्केट शेयर बड़े आराम से इन्होंने गेन कर लिया था। ये बात थी 16-17 के आसपास की और अमेजोन एक तरीके से पिछड़ चुका था। अब करे तो क्या करे, तो अमेजोन ने भी इस्तेमाल किया अपने थोड़े से दिमाग का। इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग जैसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए, बाद में फ्लिपकार्ट ने भी उनको क्रिएट किया सेम एफिलिएट मार्केटिंग वाला प्रोग्राम। और उसके बाद में तो फिर हर एक स्ट्रेटेजी आज के डेट में ऐसी है जो दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं। कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट की स्ट्रेटेजी कॉपी करता है तो वही फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन की एक तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो कॉपी करता है। जैसे फ्लिपकार्ट ने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, सिमिलरली अमेजोन ने भी यही करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट से होता क्या था, अल्टीमेटली जो है वो एक तरीके से इमरजेंसी क्रिएट हो जाती थी कि भैया इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा, इसी समय को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा फुटप्रिंट जो है वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता था, जिससे उस
कंपनी को भी फायदा होता था प्लस अमेजोन को भी फायदा होता था। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट के रूप में भी साबित हुई। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने थोड़ा सा अब सोचने लगे कि वो करना क्या चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे पैसा दोनों बर्न करना स्टार्ट कर चुके थे। इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो फ्लिपकार्ट में लग चुका था और प्रॉफिटेबिलिटी के ओर नहीं जा रहा था। ये बात दोनों फाउंडर्स को मालूम थी। ये वॉर शुरू ही रहेगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहेंगे, अपने अपने मार्केट को बचाते रहेंगे। ये कितने दिन तक चलेगा। फाइनली फ्लिपकार्ट को बेच दिया गया 2019 में वॉलमार्ट को, और वॉलमार्ट ने बाद में फ्लिपकार्ट को जो है वो एक्वायर कर लिया। उसके बाद में पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के बाद ऊबर के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने जो बेसिक ग्रोसरी सप्लाई होता है या फिर जो भी बेसिक नीड्स होती है जो अलाउेबल है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये इन्होंने अपने ऊबर डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया, जिससे अगर इनका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। जहाँ पे अमेजोन नहीं कर पा रहा था वहाँ पे इन्होंने किया। बाद में अमेजोन ने भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद में इन्होंने एक तरीके से अमेजोन प्राइम को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट फर्स्ट हो गया और भी कई सारी सर्विस है, जैसे कॉइन्स देना हो गया, पेमेंट्स देना हो गया। राइट, पेमेंट्स तो इनका खुद का प्लेटफॉर्म है अपना फ़ोनपे, और फ़ोनपे को देख के अमेजोन ने अपना अमेजोन पे भी बना लिया, क्योंकि ज़्यादा बेटर होता है ट्रांजैक्शन के लिए। फ़ोनपे का यूज़र है और फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर फ़ोनपे से डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है तो कस्टमर उसको पहले जो है एक तरीके से लुक देखेगा या फिर ऐसा सोचेगा कि भैया ये तो करना ही चाहिए, और वो तुरंत कर लेगा। एक तरीके से आप खुद ही देखो, अगर आप फ़ोनपे के काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़र हो तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप फ़ोनपे से ही पेमेंट करोगे। सिमिलरली मेरा भी है, मैं पेटीएम का काफ़ी लॉयल कस्टमर हूँ, तो मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो मैं पेटीएम के थ्रू ही करता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कन्विंसेबल लगता है। इसी चीज़ को कॉपी करने के लिए अमेजोन ने भी अमेजोन पे लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये करना था कि कैसे भी करके अपने कस्टमर को अपने ही तरफ रखना है, चाहे कुछ भी करके उसे अपने ही प्लेटफॉर्म के रखना है। उसे कैशबैक दो, उसे डिस्काउंट दो, जो देना है उसे दो, लेकिन कस्टमर को हमेशा अपने पास अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पकड़ के रखना है। तो ये था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने फ्लिपकार्ट के और फ्लिपकार्ट के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।